For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए मैं आज न्यू कॉन्सेप्ट करा देता हूं। आज जो हम करने वाले 9 मिक्सर। अब इसमें क्या करेंगे, दो चीजों को मिक्स करेंगे एक साथ, ठीक है ना। पहले एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक राइस 1 है जिसकी प्राइस है 73 रुपीज पर केजी। एक राइस 2 है जिसकी प्राइस है 89 रुपीज पर केजी, ठीक है। और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इन दोनों राइस को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि मुझे जो मिक्सर की प्राइस मिल जाए वो ऐसा मिल जाए, लेट्स से 81 रुपीज पर केजी। तो जो मिक्सर की प्राइस होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, एवरेज प्राइस। दोनों राइस को मिक्स किया तो उसको एवरेज प्राइस भी कह सकते हैं और उसको क्या कह सकते हैं, प्राइस ऑफ मिक्सर। तो यहां पर जो हम लिखते हैं इनके क्रॉस पर, वो क्या लिखेंगे, हमेशा एक एवरेज प्राइस को लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, अब मैंने अभी तो लिख दिया, वी हैव टू राइसेस, राइस 1 73 रुपीज पर केजी, राइस 2 89 रुपीज पर केजी। वी हैव टू मिक्स इन सच ए वे दैट द एवरेज प्राइस, या क्या बोल सकता है, प्राइस ऑफ मिक्सर इज 81 रुपीज पर केजी। देन इन व्हाट रेशियो दे शुड बी मिक्स्ड। तो आपसे क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा कि किस रेशियो में राइस 1 और राइस 2 को मिक्स करें। क्या क्वेश्चन समझ आ गया आप, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच दे शुड बी मिक्स्ड, कि आपकी जो एवरेज प्राइस है या मिक्सर की प्राइस है वो कितनी आ जाए, 81 रुपीज पर केजी आ जाए। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इनका डिफरेंस इधर लिख देंगे। तो 89 और 81 का डिफरेंस तो समझ आता है ना सबको, कितना हो जाएगा, 8। और इनका डिफरेंस हम इधर लिख देंगे। यहां से कितना आया, 8 आ रहा है, ये तो गलत कर, इसको चेंज करो यार, 83 कर दो। इसको क्या कर लेते हैं हम, 83, 88 बाय डिफॉल्ट आ गया, ऐसा ले लिया। अब देखो डिफरेंस कितना हो गया इधर, 6, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा इधर, 10। 6 is to 10 लिखें या रेशियो हम क्या लिख दें, 3 is to 5। 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 3 जा एंड 2 5, तो रेशियो कितना हो गया, 3 is to 5। अब ये रेशियो किसका आया, राइस 1 is to राइस 2। एग्जाम में एक गलती और होती है, इसके जब ऑप्शन देगा ना आपको, वो जो देगा, ए पर लिखेगा 5 is to 3, बी पर लिखेगा आपका 3 is to 5। तो कई बार बच्चा सोचता है क्या, कि मैंने राइस 2 से इसको माइनस किया था इसलिए ये राइस 2 की वैल्यू है, जो कि एकदम गलत है। जो वैल्यू जिसके नीचे आई वो उसी का रेशियो है। राइस 1 यहां लिखा हुआ है तो राइस 1 के नीचे कितना आया, 3 आ रहा है, तो ये राइस 1 की वैल्यू 3 हो गई और राइस 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर वो दोनों देता है। अगर आपने एजम्पशन ले ली तो आपका आंसर वहीं पर एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो तो देगा ना जहां आप गलती करो। क्लियर हुआ है या नहीं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक तो मैंने एक क्वेश्चन बताया कि आपको दोनों कमोडिटी की प्राइसेस गिवन है, एवरेज या कह सकते हैं मिक्सर की प्राइस गिवन, और आपसे क्या पूछा है, रेशियो। और क्या हो सकता है, मान लो आपको रेशियो गिवन हो, ये वाली वैल्यू भी तो पूछ सकता है। अरे बोलो हाँ है ना। आपसे कह देगा बताओ जी मिक्सर की प्राइस क्या थी। अब हम सॉल्व करने जाएं या वेरीफाई कर लें। जब अगर ये पूछा है तो ऑप्शन पे लिख के तो देगा ना कि 81, बी 82,
C83 ऐसा देगा लिख करके या नहीं? तो मान लो ऑप्शन ए को मान लेते, सपोज करो, और 81 में है लिख करके देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलता है मुझे? 8। इन दोनों का डिफरेंस 81 से मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 8। 8:8 कितना होता है? 1। बट क्वेश्चन में कितना गिवन होगा? 3:2, यानी ऑप्शन ए तो मेरा वेरीफाई नहीं करेगा। तो फिर मैं किस पर चला जाऊंगा? ऑप्शन, जिस रेशियो से मैच हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो दोनों तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सर ये बना कहां से है? अगर आपको ध्यान हो, आपने एक चीज पढ़ी थी कंबाइंड मीन, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। कंबाइंड मीन, मीन मीडियन मोड याद है? 3 चीजें पढ़ी हैं, उसमें एक फॉर्मूला होता था कंबाइंड मीन। 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, वो 11th की इकोनॉमिक्स की 40 नंबर वाली बुक में पढ़ा होगा, अगर याद है तो। नहीं तो हम इधर तो पढ़ेंगे ही, ठीक है? तब अगर आप चाहो तो वो बात पूछ सकते हो। हालांकि हम शॉर्टकट ही यूज करते, तो उस फॉर्मूले की डेरिवेशन में जाने की जरूरत होती नहीं है। इनकेस पूछोगे तब मैं करा दूंगा, ठीक है? वो फॉर्मूला होता था n1 x1 मीन प्लस n2 अपॉन में n1 प्लस, ये होता था हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक। इस फॉर्मूले से ये शॉर्टकट ड्राइव हो जाता है, क्योंकि ये हम क्या करें? एवरेज प्राइस, और ये क्या है? कंबाइंड एवरेज प्राइस है। नहीं समझ आया? यस नो, कोई आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। बाकी बच्चे जो नए हैं, समझ नहीं आया? मैंने पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? ये दोनों राइस की प्राइस गिवन है, एवरेज प्राइस हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, हमसे पूछेगा रेशियो बताओ। तो आपने सिर्फ क्या कर लेना है? डिफरेंस निकाल लेना है, और उसका वैल्यू, अगर वो कट रहे हैं तो कट कर देंगे, वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू निकाली, और जैसी जो डिफरेंस लेकर के आया वैल्यू, वही आपका क्या होगी? आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, रेशियो। दूसरा क्वेश्चन आपको रेशियो क्वेश्चन में ही गिवन हो सकता है। रेशियो गिवन होगा, ये दोनों वैल्यू गिवन होगी, प्राइस वाली, आपसे क्या पूछ लेगा? एवरेज प्राइस। तो अब एवरेज प्राइस में कहां से निकाल लूंगा? ऑप्शन तो दिए हुए आएंगे ना एग्जाम में, या ऑप्शन नहीं आएंगे? ऑप्शन आएंगे, तो मैं ऑप्शन से वैल्यू उठाता। मान लो यहां से मैं 81 उठा लेता, अब मैं देखता 89 माइनस 81 कितना? 8, और 81 माइनस 73 8, 8:8 कितना हो गया? 1:1। यानी मैं क्या कहूंगा इस, हाँ ठीक तो है, 80 आएगा ना, 8:8। तो यानी आंसर कितना हो? 1:1। बट मुझे चाहिए क्या था आंसर? 3:5। यानी ऑप्शन ए ने तो वेरीफाई, फिर मैं कौन से ऑप्शन पे जाऊंगा? 2 पर। तो 82 अगर मैं मान लू, 89 82, डिफरेंस कितना? 7, और इनका डिफरेंस 6, नहीं ये भी कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो 6:9, क्या उससे मुझे 3:5 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो मैं उस ऑप्शन को भी क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से, क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी क्लियर हुआ या नहीं? तो ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। अगर आपसे इसके लिए वो कह दे फाइंड एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस, या क्या कहते हैं मिक्सर की प्राइस, तो उसके लिए हम ले लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सेम डेटा पर मैं ले ले रहा हूं, तो हम उसको क्या कर लेंगे उस केस में? वेरीफाई। कैसे सॉल्व करेंगे उसको? वेरिफिकेशन के मेथड से। अभी नोट कर सकते हैं, मैं अब इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल नोट कर लो, अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी तो क्लियर हो गया? ठीक। मोस्टली बच्चे वो है ना जो कॉलेज कर रहे हैं, इसमें कॉलेज के अभी शेड्यूल अभी भी नहीं पता चल पाए पूरे कि क्लासेस किस किस टाइम तक होंगी, या मिल चुका है पूरा शेड्यूल? शेड्यूल तो मिल गया, पर उस पर चल नहीं रही ना क्लासेज अभी तक, जो बताया आप लोगों ने वैसे ही चल रही है।
नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे चल ही नहीं, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बस इधर यही आपको लिबर्टी नहीं मिल पाएगी कभी, मतलब जो कॉलेज वाली लिबर्टी है ना, और दोनों के मूड पे डिपेंड करता है। ऐसा हो रहा है। अब देखो, गलती उनकी भी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे हुए हैं, जहां तक मुझे ध्यान है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो जनरली खुद वो कुछ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उनको खुद को नहीं पता होता इस बार कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है। मतलब पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इस बार कहते नहीं इस बार बीएसटी पढ़ाओगे आप। अब वो टीचर पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स, कह दिया उसको क्या पढ़ाना है, बीएसटी। अब वो टीचर को तो भैया खुद ही समझना पड़ेगा ना, उसको कुछ पहले ही पता चलता है। तो थोड़ा सा ये, तो इधर ऐसी लिबर्टी नहीं होगी बेटा आपके पास में कि क्लास कैंसिल होंगी। बहुत रेयर, पूरे सिलेबस में शायद 1 या 2 क्लास कैंसिल हो सकती हैं सिलेबस खत्म होने तक, 1 या, वो भी तभी होता है जब हेल्थ इश्यूज टीचर को हो जाए, वो भी आपको एडवांसमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज तो इधर क्लास कैंसिल नहीं होती है। हाँ, पर अपनी मर्जी से चाहे जितनी कैंसिल करो, हमारी तरफ से वो लिबर्टी नहीं मिलती है, और कैंसिल करनी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आप ब्लॉक आप रखोगे उतना ही आपके लिए डिफिकल्टी होगी। बैकअप तो आपको 50% ही मिलने वाला है, तो आधी क्लास आपने कैंसिल ही कर दी। अभी तो आपके कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह कम ही बने होंगे, एक बार फ्रेंड्स बन गए और मान लो ये नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे चल घूमने चलते हैं, क्लास नहीं हो रही तो, ठीक है, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। नोट हो गया बेटा ये? तो इसका आंसर हमारा 3:5 था। इसमें देखेंगे तो हम किससे वेरीफाई कर देंगे, डी से, सी से वेरीफाई कर जाता 83 से। डन। अब मैं कुछ पॉइंट और भी लिखाऊंगा ना भी इसके बारे में, तो पहले एग्जांपल समझाया मैंने, फिर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। कौन सा कॉलेज है बेटा तुम्हारा? हाँ, श्याम, ये सातरे में जो वेलकम के पास है ना, थैंक गॉड भी उधर टीचर आते हैं। अब से 10 साल पहले सोचते तो वहां बच्चे भी कम ही जाते थे, टीचर छोड़ो, मतलब बच्चे नहीं आते, टीचर क्या करेंगे। वो श्यामलाल, क्योंकि कई बार अब से 10-15 साल पहले वो रेलवे स्टेशन है उधर सादरे वाला, तो कभी कभी मेरा मन होता था चलो लोकल ट्रेन में चलते हैं अपने घर, तो कभी कभी माहौल चेंज करने के लिए ये भी सही, तो वहां से एक ट्रेन जाती है। तो कई बार मैंने देखा था, मतलब बाहर वो डंडे उंडे लेकर के, वो श्यामलाल कॉलेज के, अभी तो खैर ठीक हो गया, वो सिनेरियो नहीं बचा है। बच्चे लड़ने वाले बच्चे ही नहीं ना, अच्छी बात है ये भी, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ना बहुत अच्छी चीज है, तो पहले तो कुछ बच्चे ऐसे ही आते थे। और किसी के साथ भी ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि सर टीचर खुद ही समझने की कोशिश कर रहे हो था? तुम्हारा ठीक कौन सा है? दयाल सिंह तो पहले से भी ठीक ही है। कैंपस से शायद बाहर आता है, वो भी कैंपस में आता है, ऑफ कैंपस है ना वो भी। कैंपस वाले जो कॉलेज है, साउथ कैंपस में हो चाहे नॉर्थ कैंपस, वो कॉलेज ज्यादा बेटर है। आप लोग, तुम तीनों कॉलेज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आजकल? सीए? तुम लोग दिल्ली से तो नहीं लग रहे हो? नोएडा? ये ग्रेटर नोएडा? नोएडा से कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा? 12th के बाद करो, ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन चल रही है साथ में? अभी 12th ही पास की, उसके बाद ही आ रहे हो? अभी ना 2022 ही चल रहा है यार, अभी पास किया ना, ठीक है। तो मतलब सीए टारगेट है करना, तो इन्होंने भी सीए है। ये कह रहे यार स्कूल में कुछ जुगाड़ हुआ नहीं, सोच रहे कॉलेज में ना जाने कुछ जुगाड़ हो जाए, तो 1 साल ही ट्राई मार रहे हैं उधर भी। शरीफ बच्चे जुगाड़ का मतलब नहीं समझते हैं। चलो, नहीं अच्छी बात है बेटा, पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए, जुगाड़ हो जाए और भी अच्छा है, वो तो बोनस है ना। अल्टीमेट पर्पस तो क्या है, पढ़ाई ही है। चलो, अब इसमें ना कुछ चीजें याद रखनी है। अभी मैंने इसका एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझाया। अब आप देखोगे इसमें जो ये प्राइस होगी 83, जो एवरेज प्राइस होगी, क्या ये बताओ 73 से कम हो सकती है? आप दो चीजों को मिक्स करोगे तो प्राइस इनके बीच में आएगी, इससे बाहर भी जा सकती है, इनके बीच में आएगी। यानी ये जो प्राइस है ना 73 से कम होगी और ना ही 89 से
ये किसके बीच में आएंगी, इन दोनों के बीच में ही आने वाली है, ठीक है, यही मैं लिखाने वाला। और दूसरी बात, अगर हमने यहां प्राइस ली, ये भी प्राइस लिया, तो इसको क्या इसको हम क्या सेलिंग प्राइस ले सकते हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या हम सेलिंग प्राइस ले सकते हैं, ले सकते हैं। रेशियो की डेफिनेशन क्या कहती थी, सेम काइंड, नहीं यूनिट तो सेम है, इधर क्वांटिटी सेम काइंड होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। यूनिट तो बाद में देखते हैं ना, पहले पहली कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होते हैं, भाई कॉस्ट अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है, तो यानी क्वांटिटी सेम नहीं, यूनिट अलग बात है, बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगी, क्योंकि उसको भी रुपीज में बेचेंगे, उसको भी। तो इन दैट केस अगर ये दोनों कॉस्ट है और ये सेल दे दिया, या ये मान लो ये कॉस्ट दे दिया और दोनों सेलिंग दे दी, तब हम उस क्वेश्चन को डायरेक्टली रेशियो नहीं निकाल सकते। कॉस्ट सेलिंग प्राइस को भी हमें किस पर लेना पड़ेगा, कॉस्ट पर लाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है, ये 2 पॉइंट में लिखवाने वाला हूं आपको भी। चलो देखो, अब इसका नोट में कॉन्सेप्ट नोट करना है आपको। अगर हम ऐसा ले लेते हैं ए बी और मैं यहां एक्स ले लेता हूं, तो हमने क्या किया था, अभी इनका डिफरेंस इधर लिखा था, ये साइन समझ आता है, 2 लाइन खींच लें पैरेलल, क्या कहते हैं इसको, मोड या मॉड्यूलस, यानी अगर वैल्यू निगेटिव भी आई तो भी हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव। सबको पता है, क्योंकि यहां नंबर नहीं है, यहां तो देखो हमने डिफरेंस ले लिया, हमें पता था 89 बड़ा है तो माइनस करके ये लिख दिया, यहां हमें पता है ये छोटा है तो इससे इसको माइनस करके यहां लिख दिया, यही क्या ना। लेकिन यहां जब हम अल्फाबेट ले रहे हैं, अलजेब्रिक ले रहे हैं, तो उसमें पता नहीं होगा, तो हम किस में लिखेंगे, मोड में, और यहां क्या ले देंगे, a माइनस के एक्स। तो इन ये रेशियो हमें यहां पर मिलने वाला। तो इसमें 2 बातें हैं, पहली a b और x तीनों क्या होने चाहिए, a b x must be of same kind of must be same kind of quantities, और जो किस में होनी चाहिए, इन सेम यूनिट्स। मान लो हमें ये भी कॉस्ट दिया, ये भी कॉस्ट दिया और ये भी कॉस्ट दिया, बट ये डॉलर में, पाउंड में और ये येन में दे दिया, तो हम तीनों को किस पे लाएंगे, एक यूनिट पर, चाहे वो रुपीज में ले आए, चाहे वो येन, ये डॉलर या पाउंड, तो सेम यूनिट में हम बना ले। आया नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी आप सोचो सर ये भी सब आएगा क्या, येन पाउंड येन, ठीक है। कल मैं अर्जेंटीना की करेंसी दिख रहा था, अभी वर्ल्ड कप जीता है ना, कुछ भी बता रहे होते हैं, चलो वो उसमें था पीसो, PESO, मैंने कहा कोई पक्का इनका आरबीआई गवर्नर वगैरह इंडिया आया होगा, हम कहते हैं पैसे, उन्होंने कहा थोड़ा चेंज करो, ए हटाओ पीसो कर दो इसको। उनकी करेंसी का नाम क्या है, पेसो कह सकते हो या पीसो कह सकते हो, PESO। हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ABX मतलब ये और एवरेज प्राइस मस्ट बी ऑफ सेम काइंड और इन सेम यूनिट। दूसरी बात, ये नोट कर लिए, हो गया नोट। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन पता है कितना है अभी, इंडिया का इन्फ्लेशन पता है, अभी 7 है, 2 महीने पहले का था वो, अभी तो बिलो 6 आ गया ना, आई थिंक 6.7 के आसपास है, बिलो 7 हो चुका है इंडिया में, बट वहां 70% है इन्फ्लेशन अर्जेंटीना में। और कल मैं एक कोई रिपोर्ट देख रहा था टीवी न्यूज चैनल में, वो लास्ट 10 ईयर में वो कंट्री 3-4 बार बैंक करप्ट हो चुका है, 3 से 4 बार बैंक करप्ट। आप समझते हैं बैंक करप्सी कब होती है, जब आप अपने ड्यूज को पे करने की सिचुएशन में, हाँ क्या चीज थोड़ा बोलो, इंसॉल्वेंट। आप मतलब बैंक करप्ट बहुत कॉमन वर्ड होता है, वैसे तो टर्म उसकी इंसॉल्वेंट होती है, हालांकि टेक्निकली मेरे हिसाब से दोनों अलग टर्म, बैंक करप्ट और जब आप लॉ में पढ़ोगे दोनों का मतलब इंसॉल्वेंट हो जाना, तो वो 3-4 बार हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स में। चलो एक खुशी का मौका तो मिला। तो मान लो फैन, मतलब फुटबॉल के जो फैन है बड़े क्रेजी हैं यार, मैं कह रहा हूं उसका 10% भी लोग पढ़ाई के लिए क्रेजी हो जाएं, 10% भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे सारे के सारे। पर फैन में देखा मतलब फ्रांस वालों ने अपने देश में उत्पात मचा रखा है, मतलब अपने देश को ही जला रहे हो, कह रहे हार कैसे गए,
और जितने अनुपात मचा रहे उनसे पूछे रहा बॉल मार के दिखाओ तुम एक बार भी, किधर भी मारो तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। 90% लोग सब जगह बेकार हैं, जिनका अपना कोई ब्रेन, पर सबसे होशियार यही लोग हैं। ये सबसे होशियार प्रजाति है जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है। चलो बेटा, पढ़ने का पर्पज देखो यही होता है। आप जब सीए बनोगे तो आपका अपना दिमाग भी काम करेगा। लॉ तो जो लिखा हुआ है लॉ में सबके लिए सेम ही है ना। कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो लॉ में जो लिखा वो तो ठीक है, इंटरप्रिटेशन आपको कैसे देनी है उसकी, जो आपका क्लाइंट चाहता है आप इंटरप्रिटेशन उसकी ऐसे करोगे ना। बाकी तो उसी पे तो दिमाग अप्लाई करना है। आप कहोगे कल सीए बनने के बाद आप कहोगे आपके क्लाइंट का 2 करोड़ का टैक्स आ रहा है, क्या कहो तो मैं डेटा फिल करूंगा फॉर्म में, मुझे पता लगा 2 करोड़ का टैक्स आ रहा है, कम कैसे करना है वो बताओ, पर उसमें लीगल वेज बताना, ठीक है। पता नहीं कुछ अलग अलग से वे बताने लगे, कुछ बताने पड़ेंगे अलग बात है, पर मोस्टली लीगल बताना। पॉइंट नंबर 2, जो एक्स था वो मैंने क्या बताया था, किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में। अब ये ऐसा भी हो सकता है या हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों सिनेरियो में से कोई भी बन सकता है ना। तो मैंने 2 ही बातें बोली थी, एक तो जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करती है, और तीनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम काइंड, सेम यूनिट में तो कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब आते हैं जी इसका मेन क्वेश्चन जो हमारी बुक में दिया और जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये आप ही के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 1.11 पर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और आपको जो लेकर के आना है बेटा आईसीआई का मॉड्यूल है, ये लेकर के आना है, क्लास में लाना है, मैं इसी से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और जो आईजीपी से बुक मिलेगी वो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाली है, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। एक बार जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, पहले एक बार सेल्फ रीडिंग करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर समझ आ जाता है तो मुझे बताएंगे। क्या कह रहा है देखो जरा, रीडिंग कंप्लीट हो गई है, 2 ही सेंटेंस थे। ए डीलर मिक्सेज, मिक्स कर रहा है इसलिए मिक्सिंग का क्वेश्चन कहते हैं। टी कॉस्टिंग दिस, मान लो इसको T1 मान लेते हैं, इसकी कॉस्ट क्या गिवन है हमें यहाँ पर, कॉस्ट, एक की कॉस्ट है और दूसरी टी की कॉस्ट, तो ये तो टॉप में आ जाएंगे, वो दोनों वैल्यूज तो हमें मिल चुकी हैं पर केजी। एंड सेल्स, अब बताओ ये सेलिंग कॉस्ट है, सेल है, ये सेलिंग प्राइस होगी, क्या सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी हुई, नहीं। अब ये सेलिंग प्राइस है तो उससे हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ो, सेलिंग द मिक्सचर, यार मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है, यानी इसी से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वो भी किसकी मिलेगी हमें, मिक्सचर की, और वो क्या होगी, एवरेज भी कह सकते हैं उसको। इतने रुपए पर केजी एंड अर्न्स ए प्रॉफिट 17.5% ऑन हिज सेल। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल पर या कॉस्ट पर, जनरली प्रॉफिट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर या सेलिंग प्राइस पर। मोस्टली हम सेलिंग अपनी कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट लाए 20% कमाना तो हम 120 उसको बेच रहे होते हैं, बट यहां क्या कह रहा है ये, ऑन हिज, ये थोड़ा अलग बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि मैं इसी पर मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया है, अरे गेटिंग और नॉट। तो 8.8 से अगर उसका 17.5% निकालें और उसको माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस मिलेगी। समझ आ गई बात। तो मैं यहां 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पहला ये है एग्जाम्पल नंबर 3, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेगा और नोट में लिख लेना। यहां प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया हमने, प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं इसकी कॉस्ट प्राइस सीपी लिख दूं, मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 8.8 से
मैं कितना माइनस करूंगा? 17.5 का मतलब 17.5 लिख सकते हैं हम परसेंट। अब देखो एक तरीका होता है, एक तो आप कैलकुलेटर से इसका 17.5% निकालो जैसा उसने किया है, फिर उसको जाकर के वहां से माइनस कर दो, पर हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है यार, कैलकुलेटर नहीं रखा है जिधर। एक्स्ट्रा है, एक दे दो बेटा, आज रखना भूल गया है बच्चा। चलो तुम्हारे पास है ना, एक देखते रहे। हाँ अब देखो एक तरीका तो ये था कि आप 8.8 का 17.5% निकाल दो इंटू 17.5%, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू किससे माइनस कर दो? 8.8 से। एक तो तरीका ये है, पर इसमें हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ी। कैलकुलेटर क्या कहता है कि 8.8 माइनस, जब माइनस ही करना है तो डायरेक्ट माइनस करो, 17.5 ये डायरेक्टली आपको क्या करके बताएगा? माइनस। नहीं समझ आ रही है बात? तो जो मैंने अभी परसेंट इंक्रीज डिक्रीज में बताया था इससे पहले पॉइंट में, उसमें भी तो सेम बताया था कि अगर किसी की सैलरी इंक्रीज की है तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 100 पर। और हमें अगर ने इंक्रीज किया तो प्लस उतने परसेंट किया था, और डिक्रीज किया तो माइनस उतना परसेंट प्लस किया था। तो जैसे ही हम ये टाइप करेंगे हमें कितना मिल जाएगा? 7.26। क्या ये समझ आ गई है बात या नहीं? और ये हमें क्या मिल चुकी है? कॉस्ट प्राइस। अब हमारा काम क्या था यहां पर? पहली टी की कॉस्ट कितनी थी? 6.92, दूसरा 7 और एवरेज हमने निकाला कितना? 7.26। इनका डिफरेंस 0.51, इनका डिफरेंस 0.34। आप जानते रेशियो निकालने के लिए डेसिमल से डेसिमल कट सकता है नहीं? 17 3 जा और 17, फाइनल रेशियो कितना आ गया? 3:2। ये आंसर हो गया। किसी इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे। तो एग्जाम में अभी तक वैसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन सेल प्राइस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट है उसने। अब ये प्रॉफिट की जगह अगर गलती से वो लॉस लिख दे, अब क्या होगा इस कैलकुलेशन में चेंज? बस माइनस की जगह क्या कर देंगे हम? प्लस। माइनस की जगह क्या कर देंगे? नहीं समझ आई बात? हो सकता है आपकी बार लॉस लिख दे, मेकिंग लॉस दिस ऑन सेल प्राइस, तो प्लस माइनस की जगह क्या कर देते हैं हम? प्लस कर देते हैं। भाई लॉस हुआ है तो कम हो गया ना, यानी उसको उसमें कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये कब कैलकुलेट किया? जब हमने सेल्स प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैंने कहा जनरली हम कैसा करते हैं? कॉस्ट पर। सर अगर कॉस्ट पर दे दिया तो मान लो इसी क्वेश्चन में, ये नोट कर लिया पूरा, इसी क्वेश्चन में ये मिटा दे, मतलब इसी क्वेश्चन को सेम ये हटा दे, ऑन ए सेल प्राइस, तो अंडरस्टूड ए प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया होगा उसने? भाई अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है? कॉस्ट। और मान लो यहां सेल की जगह इस वर्ड को चेंज कर दे कॉस्ट, तो भी मतलब क्या है? यानी इसके ओमिट करने से भी क्वेश्चन चेंज हो रहा है। डेटा सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब चेंज हो गया या नहीं? अब जो बच्चा इस डेटा को देखेगा, मैं कह रहा हूं इतना डिलीट मार देना, वो बच्चे फिर भी आंसर 3:2 निकाल के आ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन का मतलब चेंज हुआ है या नहीं बताओ मुझे? पूरा मतलब चेंज हो चुका है। तो इन केस, ये तो पहला पॉइंट था इसमें, अगर प्रॉफिट, ये तो पहला मान सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाए, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऑन कॉस्ट प्राइस। उस केस में आप जानते थे जो एसपी होती है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है? सीपी, नहीं याद है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऐसे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। तो अगर हमें सीपी निकालनी होगी तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम? सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट
परसेंट। यही करना होता है या नहीं? तो हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, और ये चीज आप अकाउंट में बहुत करते हो, तो इसमें मैं ये फॉर्मूला बता भी दे रहा हूं, ठीक है नहीं? अकाउंट्स में तो आपको कई बार निकालनी होती है ना कॉस्ट प्राइस, नहीं निकालनी होती? मेरे हिसाब से निकालनी होती। इनवॉइस में आपका जीएसटी इंक्लूड है, तो आपको इनवॉइस वैल्यू पे तो जाते हो ना, तो इसमें भी क्या हो गया, वो अलग तरीके, उसमें क्या है, इनवॉइस अगर इंक्लूड है तो आप उससे इनवॉइस वैल्यू निकालते थे नहीं, तो फंडे अकाउंट वाले यूज करना चाहो वो भी यूज कर सकते हो, चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समझ आई बात या नहीं? तो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो अगर वो ऑन कॉस्ट देगा तो आपको करना क्या होता है एक्चुअली, लेट्स से 10% ऑन कॉस्ट है, तो हम क्या कर देंगे 100 प्लस 10% ना, और परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू में ऊपर 100 लिखोगे। अरे बोलो हाँ है ना? तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी एसपी है इनटू 100 अपॉन में कितना, जितना परसेंट प्रॉफिट है 100 प्लस उतना कर देंगे। तो जैसे 10% था तो मैं क्या करता, लेट्स से प्राइस उसकी 700 रुपए थी सपोज, तो मैं क्या करता 100 अपॉन में 10% पे उठता है, तो अपॉन में कितना ले दूंगा 110। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, सीपी। अरे गेटिंग और नॉट? तो आप चाहो तो डायरेक्ट शॉर्टकट याद रख सकते हो, या आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। तो एग्जाम में पहले देख लेना है क्वेश्चन प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया ऑन सेल किया या ऑन कॉस्ट किया, ठीक है? लेकिन अगर यहां प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो यहां क्या करेंगे, दोनों में एक अंतर टेक्निकली उल्टा है। मैं बता रहा हूं यहां प्रॉफिट की जगह अगर लॉस आ जाए तो बहुत बच्चे यहां भी क्या करके आ जाएंगे माइनस, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है, क्योंकि सेल्स की प्राइस जिस पर हम निकाले वो सेल प्राइस है, और यहां देखो प्रॉफिट हुआ क्या माइनस, जबकि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रॉफिट प्लस होता है क्योंकि कॉस्ट पर कर रहे हैं। तो अंतर यही है, देखो सेल पर कैलकुलेट कर तो कॉस्ट से उससे नीचे आएगी ना, तो प्रॉफिट को उससे निकाल रहे हैं। अगर लॉस हुआ तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस थी वो कम रही होगी, कॉस्ट उससे भी ज्यादा रहेगी, तो लॉस को हम क्या कर रहे हैं उसमें एट। समझना है इसमें, रटना थोड़ी है, समझने वाली बात है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे इसमें, क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारा मिक्सर का कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है जी। आए एक्सरसाइज में, अब बाकी एक पॉइंट और बचता है, वो हम प्रोपोर्शन में डिस्कस कर लेंगे। अब मैं एक बार जो है 5 मिनट में रिकैप दे देता हूं, ठीक है ना? क्योंकि एक्सरसाइज हम खत्म, कितने क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे कुछ या नहीं? मेरे हिसाब से 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके होंगे, 11 तक कर चुके हैं ना? ठीक, 12 भी कर लिया है, तो फिर तो 19 भी कर लिया होगा और 22 भी कर लिया होगा, वो तीनों तो एक ही जैसे। उसके अलावा अरे 12 हुआ तो उसी के जैसा 19 है ना बेटा। कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। एक्सरसाइज 1A की बात कर रहा हूं बेटा मैं, एक्सरसाइज 1A। जो बच्चे आ जाए उनको बेटा पूरा लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, दोनों लेक्चर पहले, तो आराम से आप देख सकते हो बैकअप में, ठीक? तो हम 11 तक वहां डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं मान के चलता हूं हमने कितने क्वेश्चन किए, 11 तक। हम कौन से पर आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार देख लो 12 में, देखो क्या गिवन है, इफ ए इज टू बी, कितना है 3:2। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। मैंने एक बात बोली थी कि अगर यहां इक्वल का साइन नहीं आया इसमें तो उसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इन शॉर्ट जनरली मैं उसको बोलता हूं एक्सप्रेशन। और अगर यहां इक्वल का साइन आ जाता है इसमें तो उसको क्या कहते हैं हम, इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? और मैंने एक बात बोली थी कि अगर रेशियोज दिए हैं और ये एक्सप्रेशन है, आप ए की जगह 3 और बी की जगह डायरेक्टली 4 पुट कर देंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली, उसके साथ हमें के लेने की जरूरत। लेकिन अगर ये इक्वेशन होती तब हम ए के प्लेस पर 3 के और बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 4 के, तब हमें के लेना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई है? ये बात पहले भी समझाई थी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। तो हमारा ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वल का साइन, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी 3, यहां पुट करो तो 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 6 प्लस 12 18 हो गए। और अगर हम यहां पुट करें इसमें
9 प्लस 16 कितना हो गया 25। तो 18:25 बताओ कौन सा आंसर है? आंसर हो गया। ठीक है, इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने कहा था कि 19 है, क्योंकि यहां भी एक क्या है, इक्वल है यहां कहीं पर नहीं है। तो हमारा काम क्या था, x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम 4। बस यहां वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 और जा 36 प्लस, कैलकुलेटर पे करते चले जाएंगे ना, तो ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48। तो न्यूमरेटर मिल गया कितना 84, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 84। ये लिख भी लो बेटा, मैं तो ओरली बता रहा हूं लेकिन आप लिख के कर सकते हो। तो पहली वैल्यू कितनी मिल गई 84 इस टू, दूसरी वैल्यू अगर ये हम पुट करें यहां से 3 का क्यूब, कमांड बताई थी 3 का क्यूब वैसे पता है आपको कितना होता है 27। तो हम 27 प्लस 4 का क्यूब 64, ये वैल्यू कितनी आ रही है 91। तो ये हो गया 84:91। अब एक तरीका है, या तो देखो आप क्या करोगे, इसको कट करना शुरू कर दो कैलकुलेटर से, जैसे सॉरी ऑरली 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 3 जा, तो आपका रेशियो कितना आ गया। या तो ये कर सकते हो या आप डायरेक्टली क्या कर देते 84 डिवाइडेड बाय 91, उसको ऑप्शन से मैच करा लेंगे। तो जो आपको सहूलियत लगती है एग्जाम में, और मेरा सजेशन होता है डिवाइड करके चेक करो, क्योंकि कई बार कुछ बच्चे तो 7 की टेबल में जुगाड़ लगाएंगे ना, और पहले ही बात पता तो चले 7 से कट रहा है। भाई इंपॉर्टेंट तो ये कि 7 तक पहुंचना है, उससे कट हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए टाइम तो बहुत सारे बच्चों को तो काटने का तरीका 2 3 2 3, इसके आगे टेबल से नहीं जाना होता ना, ठीक है, उससे आगे कहते हैं छोड़ो यार ये कुछ और ही कहानी चल रही है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते सीधा 84 डिवाइड 91, हम देख रहे हैं वैल्यू कितनी आ रही है 0.923। हम अगर पहले ऑप्शन को डिवाइड करें तो 13 डिवाइड 12 तो 1 पॉइंट समथिंग आना ही है, ये तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 12 डिवाइड 13 हमने किया, 12 डिवाइड 13 से हमारा 0.9230 मैच हो गया इस ऑप्शन से, टिक। क्योंकि एग्जाम में एक आध बार ऐसा नंबर भी आया जहां वो डिवाइड ही 17 से हो रहा था, किससे, उससे पहले कोई नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा था, पहला नंबर 17, और 17 की टेबल याद होगी, जुगाड़ लगा के तो याद होगी, लेकिन 17 तक पहुंचना अपने में बड़ी बात है ना, पहले 2 से गया फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से, नहीं समझ आ रही है बात। तो 17 तक जाने में आपको 2 मिनट लग जाने, उतनी टाइम होगा नहीं हमारे पास। तो बेटर हमारा क्या क्या है, जो वैल्यू आई उनका डिवीजन निकालो, वो नोट कर लो पॉइंट का, और सीधा कैलकुलेटर से ऑप्शंस को डिवाइड करके चेक कर लो, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सब करते रहेंगे। डन। इसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, ये होमवर्क में आप करेंगे। यहां पर ध्यान रखना है पी क्यू दिया है 2 3 और एक्स वाई दिया है 4 5। तो आप क्या करोगे, पी के प्लेस पर 2, क्यू के प्लेस पर 3, एक्स के प्लेस पर 4 और वाई के प्लेस पर, क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं है तो डायरेक्टली आप पुट कर लेंगे। अब इसमें नंबर काफी बड़ा आएगा, अब बताओ ऐसे रेशियो निकालोगे या सीधा चेक कर लोगे डिवाइड करके, डिवाइड करके सीधा चेक कर लेना किस ऑप्शन से वो मैच हो रहा है। नहीं समझ आया, हो गया, कैलकुलेटर पर बताऊं आप क्या करोगे कैलकुलेटर पर। अच्छा मैंने एक कमांड बताई थी ना मेमोरी प्लस माइनस वाली, वही यूज करेंगे ना इसमें। मैंने 3 कमांड बताई होंगी पिछली क्लास में, सबसे पहले ये बताई थी m प्लस m माइनस वाली कमांड, ठीक है। तो जब भी हमारी टर्म ज्यादा हो जाती है तो हम इस कमांड को यूज करते हैं। एक बार देख लेंगे बेटा रिकॉर्डेड में, अब ये मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। चलो वापस आते हैं जी क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन देखो एक बार, पहले रीड करना है 13। अच्छा एक मासूम सा सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर आप तो कहीं वेरीफाई करते हो कभी सॉल्व करते हो, हमें कैसे समझ आए कब वेरीफाई करना है और कब सॉल्व करना है। एक जेन्युइन है ना कि सर आप तो टीचर हो आपको तो पता है, बुक के क्वेश्चन पता होंगे ना मुझे, आप कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दोगे तो भी मैं समझ जाता हूं, रीजन बिंग मैं आपको भी समझा रहा हूं। तो कुछ जहां जहां मैथ्स में आप लेट करते थे, मैथ्स में लेट करते थे, लेट एक्स वाई, ये भाई जो वैल्यू पूछी आप उसको क्या कर लेते थे लेट,
अंतर्याम उसको वेरीफाई कर ले, जो पूछा है वही तो ऑप्शन में दिया होगा या कुछ और देगा। अगर x पूछा है, मान लो उसको हम लेट भी कर लें x, तो उसी की वैल्यू तो पूछी है ऑप्शन में से, तो मैं उसको लेट करूं या वेरीफाई कर लूं डायरेक्ट जाकर के। तो जहां जहां हम लेट करते थे वहां वहां हम क्या करेंगे, वेरीफाई। और इसलिए आसान भी हो जाता है। वे लेट करते थे, इक्वेशन बनाते थे, फिर उनको क्या करते थे हम, सॉल्व। यहां क्या करते हैं हम, ऑप्शन से वैल्यू उठाई और उसको क्या कर देते हैं, उल्टा हम वेरीफाई। कैसे, जैसे इस एग्जांपल में समझो, वो कह रहा है 2 नंबर्स आर इन रेशियो दिस 2:2। अब एक तरीका था, आप इसको 2x मान लेते, इसको क्या मान लेते, 3x, या 2 के या 3 के, कुछ भी मानोगे। वो कह रहा है इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों से क्या कर दिया, 4 माइनस, दे आर इन रेशियो 3:5, देन नंबर आर। अब नंबर पूछे तो एक तरीका जो आप करते थे वो मैं बता देता हूं। आप लेट करते, लेट नंबर्स आर क्या, 3x, और सेकेंड नंबर कितना मान लोगे, 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 3x से भी 4 माइनस किया और 4x से भी, रेशियो कितना आ गया, 3:4 है, 5 है, 3:। अब एक तरीका है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू यहां पुट करो, आपको आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं जहां में लेट कर रहे थे हम इन्हीं को ना ले लें ऑप्शन से, नहीं समझे मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम करेंगे कैसे, ये नंबर पूछे और नंबर ऑप्शन में दिए हुए या नहीं, तो पहले देखो क्या इन दोनों का रेशियो 2:3 है। 16 24 का रेशियो क्या 2:3 है। 8 2 जा 8, क्या पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, नहीं समझ आई बात। एक मिनट, ऑप्शन ए मान लिया हमने, क्या है 18 एंड 20। हमने इनका रेशियो देखा कितना आ रहा है, 2:3, पहली कंडीशन वेरीफाई। दूसरा क्या कह रहा है कि 4 माइनस कर दें इनसे, तो बताओ ये कितना बचेगा, 14, 8 2 जा 8 3 जा, अच्छा ये 16 है ना, हाँ वो तभी गड़बड़ हो रहा, तभी 2:3 होगा। अब ये कितना बचा, 12, और ये कितना हो जाएगा, बताओ इनका रेशियो कितना है, 4 3 जा 4 5 जा, क्या 3:5 है। अरे ये सुनो, ये मैं लिख के समझा रहा हूं, क्या एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए, भाई आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे, 2:3 मैच हो रहा है, इससे माइनस करते आप कहते तो हो गया 12, और ये कितना हो गया 20, 12 और 20 का रेशियो 3:5। तो जहां जहां आपको लेट करने की जरूरत पड़ती थी वहां वहां यहां हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आसानी हो गया ना हमारे लिए तो काम, भी पहले इक्वेशन बना के सॉल्व करनी होती थी, अब क्या हमें करना है, सीधे सीधे वेरीफाई करना है। कहीं भी हम इक्वेशन बनाने की जरूरत, एक दो क्वेश्चन शायद होंगे जहां जरूरत पड़ती है बनाने की, नहीं तो हमें मोस्ट 99% क्वेश्चन डायरेक्टली वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अरे बोलो नेक्स्ट पर आए, नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, एक बार रीड करो जरा, ये आपको आता है वैसे, सिंपल है। देखो आप एक दो तरीके बता रहा हूं, दो के इसके 3 तरीके बता रहा हूं मैं। एक एंगल के जो रेशियो 2:7:11 दिया है, कौन सा एंगल है, ट्राइंगल के। अब ट्राइंगल में आप समझाते हो कितना होता है, 180। आपने पार्टनरशिप में तो इतने इतने बड़े रेशियो निकाल करके सॉल्व किए ना, यहां तो रेशियो डायरेक्ट दिया, 180 को तो डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हैं, 2 अपॉन में टोटल इंटू 180। अरे यही करोगे, तो 2 अपॉन में टोटल कितना हो गया है 20, उससे आप निकालो। एक तो तरीका ये हो गया जो आप सॉल्व करते हो, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना है। दूसरा क्या है, आप ऑप्शन उठा लो, मान लो हम यहां देखें, क्या 2:7:11 आएगा, इससे नहीं आ रहा ना, रिजेक्ट कर दो। इससे तो 3 7 8 आया, क्या 2 7 8 11 मिला। यहां से देखें 9 2 जा 9 7 जा और 9 11 जा, ये मिल गया। तो बताओ मैं एंगल निकाल लूं या वेरीफाई कर लूं,
मैं तीनों बता रहा हूं। पहला सॉल्व कर लिया, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना है भाई। आप पहला ही एंगल निकालते 2 डिवाइड 20 इंटू क्या करते 2 डिवाइड 20 इंटू 180। आपको 18 ही मिल रहा है, तो पहला एंगल कितना बन चाहिए 18। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। अब आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि नन ऑफ दीज भी हो, दूसरा भी निकाल लो। क्या करोगे 7 डिवाइड 20 इंटू 180 कितना आ गया? अब तो कंफर्म हो गया ना। अब इन दोनों 180 से माइनस कर तीसरा क्या आएगा 99। क्लियर होता है? और वेरीफाई करने के तो हमें और भी आसान हो गया। ठीक है, एक तरीका और होता है, उसके लिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। वो उस टाइप में, जैसे इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली वेरीफाई ही करेंगे, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। किसी का सॉल्व करने का मन हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। एक मिनट बस। लाइक ये क्वेश्चन रीड करो जरा। विजिबल है क्वेश्चन नंबर 16। ABC started a business by investing this, this and this। ऐसे ही क्वेश्चन आई थिंक पार्टनरशिप में करते हो तुम लोग। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट कितना है? इतना। वो कह रहा है कि शेयर ऑफ ईच निकालो। अब एक तरीका तो ये है, देखो कि आप सीधा इनकी वैल्यू, इनका रेशियो निकालो पहले। लेकिन रेशियो भी हम, क्योंकि हाँ वहां तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, तो आप रेशियो लिस्ट फॉर्म में निकालते थे, सबसे छोटा वाला। यहां रेशियो निकालने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, जितने जैसे जीरो दिए भाई, 3 जीरो दिए, यहां भी 3 है और यहां कितने हैं, सिर्फ जीरो हटा दो। क्या हटा दो? बाकी छोड़ो। हमारा रेशियो कितना हो गया 126, 84 एंड 200 एंड यही हो गया। अब हमारा काम क्या होना चाहिए 126 डिवाइड कितना इन सबका सम इनटू में कितना 242। तो अब ऐसा नहीं, इसको भी बाद में कट करने के लिए सोचो भाई, वहां सोचना पड़ता था रीजन, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। बट यहां पर तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसको हमें ज्यादा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, अगर आप यूज करना चाहो तो ये आपको अकाउंट में भी हेल्प करेगी। यहां पर लिखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कैलकुलेटर कमांड और ट्रिक में अंतर होता है। कमांड सब जगह एप्लीकेबल होती हैं, बट ट्रिक्स क्वेश्चन स्पेसिफिक होती हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं, मतलब ऐसा ही रेशियो का क्वेश्चन आया, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा तो ये ट्रिक अप्लाई करना है। तो ये क्या कहता है इसमें, पहला स्टेप टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू अपॉन में टोटल ऑफ रेशियो। टीडी का मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू कितनी है 2,42,000 और टोटल ऑफ रेशियो तीनों का सम। उसके बाद क्या प्रेस कर दोगे आप, इक्वल। स्टेप 2 क्या कहता है, पहला रेशियो आपको निकालना है तो इनटू रेशियो 1 टाइप कर देंगे और इक्वल प्लस कर देंगे तो आपको उसके आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर अब आपको रेशियो 2 निकालना है, अब इनटू प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो 2 टाइप करेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा। और मान लो रेशियो 3 निकालना है तो भी इनटू प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे रेशियो 2 टाइप 3 टाइप करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, आंसर। करें कैलकुलेटर पर। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में ये मान के चलता हूं कि मुझे ये ऐड करना नहीं आता है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, इनका सम कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेना चाहिए। तो ये कितना है 126 प्लस 84 प्लस 210, यही था, यही वैल्यू आ गई। आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो ना अपने, 126, 84 एंड 210 कितना हो गया 420। एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड बताई थी पिछली क्लास में। तो बताओ टोटल ऑफ रेशियो क्या है यहां पर,
डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है? टोटल ऑफ द रेशियो डिनोमिनेटर ही है ना, और उस कमांड में मैंने क्या बोला था, सॉल्व डिनोमिनेटर, तो इसको क्या कर देंगे हम, m प्लस। अब न्यूमरेटर में कितना टाइप कर लेंगे, 242, ये वैल्यू टाइप करेंगे ना, 2,42,000, और ये आया था हमारा 420, तो मैंने m प्लस कर लिया था। अब मैं क्या टाइप कर दूंगा, 2,42,000 डिवीजन MRC, ये वैल्यू मिल गई मुझे, नहीं समझे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड कौन बताएगा मुझे? मैंने कहा था कमांड याद होनी चाहिए वॉलेंटरली। कौन? फुर्सत ही नहीं हो रही ना अभी देखने की। क्या बोला था, सॉल्व, ये बेटा जो नए बच्चे वो नोट कर लेंगे इस कमांड को, क्योंकि ये कमांड बेटा बिना याद किए ना, यहां तो फिर भी बच जाओगे, लेकिन बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती ही, वरना तो लिखते रह जाओगे। ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड क्या कहती है, पूरी कमांड, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या कहती है, ये सॉल्व डिनोमिनेटर, और इसमें डिनोमिनेटर नीचे था टोटल ऑफ दी रेशियो। उसके बाद क्या कहता है, प्रेस m प्लस, उसके बाद क्या कहता है, सॉल्व न्यूमरेटर, उसके बाद प्रेस डिवाइड, उसके बाद प्रेस MRC 2 टाइम। क्यों MRC का मतलब बता चुका हूं मैं नहीं ऑलरेडी? MRC ये वाला जो बटन है, ये पहली बार प्रेस करते हो तो रिकॉल करता है, R4 क्या है, रिकॉल, और C4 है जब इसको दूसरी बार प्रेस करते हो तो क्लियर भी करता है, यानी मेमोरी से इरेज कर देता है। ठीक है, तो 2 बार जनरली हम प्रेस करते हैं, और प्रेस कर देंगे इक्वल, तो हमें आंसर मिल जाता। तो इस क्वेश्चन में मैं वही कर रहा था ना, मुझे एक्चुअली ये था फोन में 126 प्लस 84 प्लस 210, अरे यही वैल्यू है ना, तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाऊं, तो मैंने किससे हेल्प किए, कैलकुलेटर से ऐड किए, m प्लस कर दिया, ये टाइप किया, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन MRC इक्वल, मैं यहीं पर पहुंचा हूं, तो मैं दोबारा बता देता हूं क्या कर रहा हूं, 126 प्लस 84 प्लस 210, ये हमने क्या कर दिया, m प्लस, अब क्या टाइप करेंगे, 2,42,000 डिवीजन MRC इक्वल, ये वैल्यू मिल गई, तो एंड में मैंने क्या प्रेस किया, इक्वल, ये अंत तक पहुंच चुके हैं। अब बताओ मुझे रेशियो 1 की वैल्यू निकालने, तो रेशियो 1 कितना है मेरा यहां पर, 120, तो मैं क्या टाइप करूंगा, इनटू 126, उसके बाद क्या, यही आया, और इसको आप क्या रीड करोगे कैलकुलेटर की लैंग्वेज में, ये राउंड ऑफ करोगे तो 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 72,600। देखो जरा कौन से ऑप्शन पर पहला वैल्यू मिल रही है, 72,000 ऑप्शन ए पर ही मिली ना, क्या बाकी निकालने की जरूरत है, ये काम कर जाएगा यहां पर अकेला काफी, क्योंकि किसी और से एक क्लास, मान लो किसी एक पर वो लिख देते हैं 72,600, तो हम दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोला है मैंने अभी, सीधा इनटू टाइप करना है, सीधा रेशियो 2 टाइप करना है, रेशियो 2, तो मुझे क्या टाइप करना चाहिए, सिर्फ 84, और उसके बाद क्या प्रेस कर दूंगा मैं, ये वैल्यू है कितना, 48,000, मान लो मुझे तीसरी वैल्यू में निकालनी है, तो मैं क्या टाइप कर दूंगा, सीधा 200, उसके बाद क्या क्या बोलोगे इसको, 1,21,000 हो जाएगा ना ये, तो देखो क्या पहला ऑप्शन वही है सेम, दिस एंड दिस। तो आप चाहें तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, आप चाहें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मेरा पॉइंट ये होता है कि आप जिसमें कंफर्ट जोन हो, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, पार्टनरशिप में आप डायरेक्ट ही निकाल के करते हो, अरे गेटिंग और नॉट, लेकिन आप चाहो तो इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हो, वहां अकाउंट में भी हेल्प कर सकती है ट्रिक। तो ये नोट कर ली कैलकुलेटर ट्रिक या नहीं, ये कब जरूरत पड़ेगी, जब हमारे रेशियोज बड़े आ गए, रेशियोज हम ज्यादा छोटा, उनको जनरली क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जीरोज हटा रहे हैं, बाकी नंबर को कट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने कितने जीरो हट सकते थे उतने जीरोज, बाकी नंबर को हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे टाइप करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली या नहीं, नहीं समझ आई बात।
अगर 7 डिजिट दे दिया और उसमें 3 डिजिट ही जीरो हैं, तो बताओ 4 डिजिट तो नंबर होंगे। अब 4 डिजिट से आप, क्या 4 डिजिट से आप सॉल्व कर सकते हैं? भाई 4 डिजिट को अगर सॉर्ट करने के तो आपको टाइम लगने वाला है। उससे बेटर क्या होगा, आप ये कैलकुलेटर ट्रिक लगा लेंगे, और हमें तो आंसर चाहिए ना। ये यूजी कैलकुलेटर ट्रिक वहां की जाएगी जहां बड़ा हो। अब मान लो एंगल वाले क्वेश्चन, इस पे आप कैलकुलेटर ट्रिक यूज करो, कोई लॉजिक है? यूज तो कर सकते हो इसमें भी कि 180 अपॉन में टोटल कितना हो गया। भाई आप क्या करते, 180 डिवाइड कितना 20 इक्वल, यह आ गया। अब पहली वैल्यू कितनी है, पहला रेशियो इंटू 2 इक्वल 18। दूसरे के लिए टाइप क्या करोगे सीधा 7 इक्वल, तीसरे के लिए 11 करने को ये भी यूज करो। पर क्या जरूरत है, हम तो इसको तो सॉल्व भी नहीं किया, हमने तो इसको सीधा क्या कर लिया वेरीफाई। तो इंपॉर्टेंट होता है डेटा आपको कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बिहार पर आप देखोगे कि आपको कैलकुलेटर लगानी है या आपको डायरेक्ट कर लेना है। समझ आ गई बात या नहीं? चलो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15। डिवीजन ऑफ 324 इंटू एक्स इज टू वाई किस रेशियो में, 11 इज टू। अब आप सीधा सीधी सी बात है 11 अपॉन में 18 इंटू कितना कर दोगे 320। क्या इसमें ट्रिक लगाओगे, सीधे सीधे नहीं कर दोगे। और आपको लग रहा है वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन नंबर ऐसे दिए में वेरीफाई करने में और भी ज्यादा टाइम लगने वाला, क्योंकि इसको छोटे करके 11:7 पे लेके जाओगे ना, या तो 11 डिवाइड बाई 7 उसकी वैल्यू निकाल के देखो। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन कि मैं ट्रिक लगाऊं, वेरीफाई करूं या सॉल्व कर लूं। तो इसमें मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वेरीफाई करने जाऊंगा तो मुझे इसकी टेबल समझ आ रही है, इससे मिलेगा या नहीं, नहीं समझ आ रही ना। और दो ही नंबर है तो मुझे पहला निकाल लेना चाहिए, कितना कितना होगा 11 डिवाइड 18 इंटू 324 कितना मिल रहा है मुझे। इसको क्या कहते हैं हम कैलकुलेटर की लैंग्वेज में, 198। यानी पहली वैल्यू 198 होनी चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी 16, इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 16। देखो जरा रीड करो पहले एक बार 16 क्या है इसमें। आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स। रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, क्या रेशियो हो सकता है। 80 रुपीज कितने आवर्स में अर्न किया उसने। तो आप अगर अर्निंग पूछी है, देखो इसकी भी अर्निंग है और इसकी भी अर्निंग है, तो सेम काइंड तो क्वांटिटी होगी। क्या यूनिट सेम है इनकी अभी। आप कहोगे सर ये भी रुपीज और ये आवर्स, ये रुपीज और ये, बट दोनों का टाइम क्या है डिफरेंट है। तो मुझे किसी अर्निंग को सेम यूनिट पे लेके जाना पड़ेगा। सेम यूनिट मतलब पर आवर अर्निंग तो निकालू मैं, और पर आवर अर्निंग के लिए मुझे करना पड़ेगा 80 डिवाइड इसकी पर आवर अर्निंग, और इसको भी क्या कर देंगे हम 90 डिवाइड उसकी पर आवर अर्निंग। उसका हम क्या निकाल लेंगे रेशियो, वो देखेंगे किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो जो हमने इसमें पढ़ी डेफिनेशन, जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी तो है बट सेम यूनिट में नहीं है। कई बार वो सेम काइंड ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आनंद को हम ऐसे लिख देते हैं, प्रमोद को कैसे लिख देते हैं। तो आनंद की अर्निंग कितनी हो जाएगी 80/7, और प्रमोद की कितनी हो जाएगी 90/, या ऐसा भी लिख सकते हैं 80/7, ये 0 से 0 ही हटा दो, छोड़ो 8/7 इंटू 12/9 क्या हो जाएगा बताओ। 3 4 जा और 3 कितना हो गया 32/20। आप ये आप एग्जाम में लिखोगे नहीं, ये जो लिखते ऐसे लिखते या ऐसा लिखते 80/7 इंटू 12/90। लॉजिकली बताना, मैंने तो पूरा प्रोसेस बताया, आप एग्जाम में कौन सा स्टेप लिखते, ये वाला लिख सकते। भाई आपको पता है नीचे लिखना, तो उसको क्या कर दो रेसिप्रोकल करके लिख दोगे, ये तो आता है ना सबको। अब बताओ एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है या नहीं, बोलो जरा मुझे। तो एक तरीका आप ऐसे लिख के सॉल्व करो, एक तरीका आपने यहीं से एक बार में ही कट हो गया, आपको क्या मिला सीधा 8 4 जा
32 और 7 3 जा 20, मात्र एक स्टेप, और इतनी जगह बुकलेट पर होती है। ठीक है, अब एक बच्चा क्या सर मैं कैलकुलेटर पे टाइप कर दूं, कर सकते हो कैलकुलेटर पर भी टाइप, पर उससे भी कम टाइम आपको इसमें लगने वाला। लेकिन अगर किसी को लगता है कैलकुलेटर में सर मैं बहुत एफिशिएंट हूं, कैलकुलेटर पे कर लो। तो मेरा पॉइंट ये हो जिसमें कम टाइम लगे और आपको आंसर एक्यूरेट मिले, वो प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। पर एक बात ध्यान रखनी, लिखना कम से कम है। मैं इसमें इतनी सारी चीजें लिख के समझाने के लिए इतना लिखा, बट एग्जाम में जब मैं इसको करूंगा मैं सिर्फ इतना लिखूंगा। ये बात समझ आ रही है नहीं? चलो, कई बार समझाने के लिए मैं कुछ बड़ा लिख देता हूं, बट आपको फिर मैं बोलता हूं आपको ये स्टेप लिखना चाहिए। कभी कभी भूल जाता हूं बोलना, तो आप उस ध्यान रखेंगे कि मैं इसको शॉर्ट कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये सबको समझ आ गया नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10, देयर डिफरेंस कितना है 105। तो सबसे पहले रेशियो 7:10 में होने चाहिए। अब बताओ 7 डिवाइड 10 की वैल्यू कितनी होगी 0.7। तो हमें इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो क्या मिलना चाहिए पॉइंट। क्वेश्चन के हिसाब से मैं यूज कर रहा हूं, मुझे इनकी वैल्यू मैंने देख ली कितनी है 0.7, तो यहां से भी क्या मिलना चाहिए मुझे पॉइंट। अब बताओ क्या 200 डिवाइड 304, 200 डिवाइड 305, क्या 0.7 मिला? यानी ऑप्शन ए रिजेक्ट। ऑप्शन बी 185 डिवाइड कितना है 290, क्या 0.7 मिला? रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन कितना है 245 डिवाइड कितना 350, कितना मिला 0.7। यानी इससे मेरी वैल्यू, पहली तो कंडीशन वेरीफाई हो गई, दूसरी इनका डिफरेंस क्या 105 है? भाई डायरेक्ट पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे 350 माइनस के 245, कितना हो रहा है 10। क्या दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई या नहीं हो गई? तो मेरा आंसर क्या हो गया है सी। कई बार हो सकता है रेशियो मैच हो जाता, पता लगा डिफरेंस मैच नहीं होता, तो आंसर क्या होता फिर इस केस में नन ऑफ दिस। क्लियर? नंबर 18 इंपॉर्टेंट मार्क करना है। नंबर 18 इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्या लिखा हुआ जरा देखो एक बार। इफ PQR are 3 cities, the ratio of average temperature between P and Q कितना है 11:12, and that between P and R कितना गिवन है 9:, और किसका पूछा हमसे Q:R। क्वेश्चन तो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी देखो जरा, तो हमें P:Q कितना गिवन था 11:, और P:R कितना गिवन है 9:8। क्या इतनी बात समझ आ गई? पूछा क्या है हमसे Q:, या Q/R ऐसा लिख दूं मैं? बोलो जरा, यही पूछा है। अब बताओ मुझे क्या Q कहां पर चाहिए न्यूमरेटर में? इन दोनों में Q किस में है पहले रेशियो में, बट यहां पर क्या है मुझे इसे कहां लाना है न्यूमरेटर। इसका क्या कर दूंगा मैं उल्टा, अभी मैं लिख के समझा रहा हूं। क्या लिख दिया मैंने Q/, मुझे R कहां चाहिए डिनोमिनेटर में, इसमें R कहां है, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए ऐसे ही मल्टीप्लाई। मैथमेटिकली अगर हम सोचें P से P कैंसिल होगा या नहीं, पर वो मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं। हमें तो एग्जाम में Q ऊपर चाहिए था, तो इसका हम क्या लिखते उल्टा 12/, और ये मुझे एज इट इज चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 9/। मुझे एग्जाम में कौन सा स्टेप लिखना है मात्र, अरे यही लिखना है कि ये समझने, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। एग्जाम में आपको क्या चाहिए था Q ऊपर, और इसमें Q कहां पर है, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए रेसिप्रोकल, और इसमें R नीचे चाहिए, इसमें R ऑलरेडी नीचे
तो इसे मुझे क्या लिख देना चाहिए, सीधे सीधे, बस इन्हीं की वैल्यू मुझे सॉल्व कर देनी है। तो कितना हो गया, 27:20, 22 आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब बताओ मुझे, अब जो पूछ सकता है, अभी तो डायरेक्ट पूछा है, मान लो आपसे कहते R/Q निकालो, क्या निकाले, R/, अब बताओ R कहां चाहिए आपको, न्यूमरेटर में, R किस में है, इस वाले में, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, और इसमें Q नीचे ही है, इसको मुझे क्या करना चाहिए, डायरेक्टली बताओ आंसर कितना हो गया, 22:20। नहीं समझ आया, समझ आ गया ना। तो समझने के लिए मैंने ये पूरा समझाया कि मैथमेटिकली होता है, बट जब हम करेंगे एक्चुअल में इसके समझ तो गए, करने के लिए हमें देखना है किसी को रेसिप्रोकल करना है या सीधे सीधे लिख दें। मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दे, इसमें Q ऊपर लिख दे और इसमें R नीचे लिख दे, तो जस्ट हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, मतलब Q/R ही चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं Q/R ही चाहिए, और इसमें Q ऊपर ही है और इसमें R कहां है, नीचे। तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत है या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कंपाउंडिंग जो मैंने बताया था रेशियो, ये उसकी एप्लीकेशन है, पर यहां पर कंपाउंडिंग कैसे करने, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पर कि सीधे करना है या किसी का रेसिप्रोकल करके करना है। नहीं समझ आई बात। कंपाउंडिंग में हमने क्या किया था, कौन सा वाला, पहला, मैं ये कह रहा हूं Q आपको कहां चाहिए, एंटीसीडेंट यानी न्यूमरेटर के प्लेस पर, Q इसमें है या इसमें है, तो इसमें Q कहां पर है, नीचे, तो मुझे ये तो ऊपर चाहिए ना, तो मैं इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल, वही तो मैंने लिखा था Q/P करके, तो इसका मैंने सीधा क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। और मुझे R कहां चाहिए और इसमें R कहां है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अगर इसमें आप देखो P से P कटेगा तो क्या बचेगा, Q/R, वो बचेगा भी, अपने आप ही बचेगा, उसमें सोचना ही नहीं है। अगर मैं इसमें भी जाऊं R/Q, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिखता, इसको एज इट इज लिखता, उसमें P से P कैंसिल होगा ही, वो समझने के लिए था बस सिर्फ। लेकिन जब करने वाली बात आई तो मुझे इतना ही स्टेप लिखना चाहिए डायरेक्ट या नहीं, समझने के लिए तो मैंने ये बताया कि क्यों इसकी वैल्यू ये होगी, क्योंकि P से P कट रहा है तो Q/R ही मिल रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी और इसकी वैल्यू भी यहां पर पुट कर दी है। नहीं समझे, अभी तो क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन बताना। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। एक उसने तरीका बताया, मैंने वो भी कहा है, पर मैं क्या करूं, अल्टीमेटली टाइम किस में कम लगेगा, मेरा कंसर्न किस पे होता है ना, आंसर एक्यूरेट मिले, कम से कम लिखना पड़े और टाइम भी कम लगे। देखो आप जानते हो बेटा, मैथ्स में एक क्वेश्चन को करने के n नंबर ऑफ वेज होते हैं, ठीक है। टू माई बेस्ट नॉलेज, मैं कहता मुझे सब कुछ आता है, जितना मुझे पता है टिल नाउ, उसमें से जो बेस्ट मेथड होता है मैं वो आपको बताता हूं। कहीं कहीं मैं दो दो तीन तीन मेथड भी बताता हूं, जैसे अभी क्वेश्चन रेशियो वाला किया, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आए अलग अलग तरीके। मान लो पार्टनर वाला क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर। एंगल वाला क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, वेरीफाई। और एक अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, ये वाला 7:10 वाला, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको भी वेरीफाई कर रहा हूं। तो मुझे क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से देखना है कि मुझे वेरीफाई करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, मेरे लिए फायदा किसमें है। नहीं समझ आ रही है बात, और वही मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अगर एक ही मेथड पे करने गए, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे, कर तो दोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जब पेपर आउट हो जाता है ना, जैसे अभी जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अभी करके आए, कोई 60, कोई 70, कुछ ही बच्चे हैं जो 90 प्लस करके आए हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 40s में करके आए हैं, और जब उनको पेपर आउट हो जाता है, हालांकि वो पेपर आउट हो गया है, ठीक है, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा आपको ये दो क्वेश्चन, अभी हमारा पहला ही टॉपिक चला इसलिए नहीं किया मैंने। तो जो बच्चा एग्जाम में जब हॉल में बैठ के उस पेपर को कर रहा था, तो कह रहा सर मेरे तो इतने ही क्वेश्चन हुए, लेट से 45, लेकिन जब वो पेपर उसको बाद में मिला घर पे,
वो कह रहा है यार ये 10-15 क्वेश्चन भी तो मुझे आते थे, लेकिन एग्जाम में उसको नजर नहीं आए। रीजन, क्योंकि कुछ बच्चे जनरलाइज कर देते हैं हर चीज को। देखो आपको सिर्फ पास होना है, 50-60 नंबर चाहिए, तो आप कोई भी एक तरीका पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। वेरीफाई करना है या फिर मैंने सपोज करो समय कैलकुलेटर की लगानी, कुछ भी। लेकिन जिसको 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर करना है, उसको क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ेगा या नहीं? ऑब्वियस है, उसको फिर क्वेश्चंस के हिसाब से मेथड्स चेंज करने होंगे। जिसको एवरेज स्कोर करना है वो एवरेज फंडे ले सकता है, और जिसको अच्छा स्कोर करना है उसको फिर क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है बस। तो डिसाइड आपने करना है। मैं तो देखो सब चीजें बता रहा हूं, मुझे तो वो बच्चा भी फीस दे रहा है जिसको 90 प्लस स्कोर करना है, वो बच्चा भी दे रहा है सर पास हो जाऊं बस। तो जितना आपको पकड़ना है वो आप उस तरीके से कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। 19 हम कर चुके, अरे बोलो 20। आइए जी क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार। इफ PQ इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी नंबर नजर आ रहे हैं? कहीं भी नंबर तो नजर आए नहीं। अब नंबर नहीं है तो कैलकुलेटर इस पर काम नहीं करेगा। तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आर। अभी तक ये बात बताई नहीं है। आर का मतलब है रिमेंबर। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन याद करें? यस, मैं तरीका सॉल्व करने का बता रहा हूं फिर, और फिर मैं रीजन बताऊंगा व्हाई टू रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कहा था उसने? PQ जो है वो रेशियो है किसका? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या था? स्क्वायर रूट। और डुप्लीकेट का मतलब क्या था? स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या? P माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस, हमसे वैल्यू पूछिए किसकी? एक्स स्क्वायर की। अब बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो रूट के अंदर फंसी हुई है, तो पहले किसको हटाना पड़ेगा? रूट को। रूट हटाने का एक ही तरीका स्क्वायरिंग। क्या मिलेगा बताओ? ये हो गया। अब एग्जाम में आप क्या करते? देखो मैंने तो पूरा क्वेश्चन लिख के समझा। अब एग्जाम में आपको पता है इसका सब डुप्लीकेट है, तो स्क्वायर हटा के ही सीधा आप ये स्टेप लिख सकते हो। नहीं, आप एक स्टेप तो कम कर ही लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ना। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू माइनस के पी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करो, पी क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करना पड़ेगा? एक साइड और बाकी सब दूसरी साइड। तो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, और ये इधर हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों से क्या कॉमन है? यही बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन है? कुछ तो गलत किया है। ये पी स्क्वायर था और ये क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया इसका। पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर थे ना बेटा, इस पर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसके अपॉन में आ जाएगा या नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा भाई। इस पर कौन सा फॉर्मूला देगा? ए स्क्वायर माइनस क्या होता था? ए प्लस बी, और ए माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। जो बाकी बचा वो क्या हो गया आपका? भाई ये अपोन में यार, उसका भी हमने सीधा फॉर्मूला लगा दी। ये आपका पूरा का पूरा कट गया। जो बचा ये क्या हो गया आपका? अब एक बात बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर आप यहां से लिखना भी शुरू करते हो तो भी आपको इतने स्टेप तो लिखने पड़ेंगे। ये तो चलो फिर भी सोच लोगे कि इसको पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, यहां से कट कर दो तो पी प्लस क्यू अपोन में आ जाएगा। लेकिन ये 3 स्टेप तो लिखने पड़ते ना। और इस क्वेश्चन में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया, कोई चेंज नहीं किया। जब एग्जाम में, जब फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आएगा, ये कैसे आएगा? एज इट इज कॉपी पेस्ट। अगर आपको इसका आंसर याद है
तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी या पूरा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा? चॉइस इज योर्स। ठीक है सर, सेम ही क्वेश्चन आएगा क्या? बेटा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज वो। और मैं बताऊं जहां भी मैं रिमेंबर लिखवाऊंगा वो क्वेश्चन प्योरली एल्जेब्रिक है। कौन से वो? एल्जेब्रिक। कैलकुलेटर पे टाइप कर नहीं सकते, एक ही तरीका अल्टीमेटली उनकी कैलकुलेशन करना। और कैलकुलेशन में इसमें कोई किसी को दिक्कत तो है नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर एग्जाम में आपको इसका आंसर याद रखा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या बताओगे? आंसर। नहीं तो ये लिखना एक तो पड़ेगा, सबसे बड़ी बात, जिसमें टाइम भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो लिखने के लिए मैंने कहा था रफ पेज हमारे पास ज्यादा होता ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड रफ पेज दे देना, मैं आपसे कहूं सब लिख के दबा के करो, 2 पेज मुश्किल से देंगे रफ पेज। कितने सेंटर पे वो भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया, समझ रहे हो ना? इसलिए लिखने से बचना। पर ये 3-4 स्टेप तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ये अच्छी बात है। अब इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पर हम क्या लिख देते हैं? आर। रिमेंबर बेटर इन क्वेश्चन का आंसर याद रखें। और इसका तो फिर भी छोटा है, किसी किसी क्वेश्चन का तो एक एक पेज का आंसर है, ये तो फिर भी शॉर्ट कैलकुलेशन होगी, एक एक पेज का। अब एक पेज की कैलकुलेशन एग्जाम में आप अफोर्ड कर पाओगे भाई? एक पूरा एक साइड की रफ पेज एक तो गया, ऊपर से उतना टाइम भी गया, और गलती से एक भी वेरिएबल आपने इधर प्लस माइनस कुछ गड़बड़ किया गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमारी बुक में टोटल, इसके लिए मैं एक सजेशन जनरली देता हूं, जितने क्वेश्चन रिमेंबर है इनके लिए आप एक 100 पेज का सेपरेट रजिस्टर ले लो। कितने पेज का? 100 पेज वाला, उसमें नोट करते जाओ। जैसे अभी पहला क्वेश्चन रिमेंबर का आया, एक दूसरा क्वेश्चन इसके नेक्स्ट 21, वो भी रिमेंबर वाला है। अब उसमें करना क्या है जरा देख लो। ये नोट कर लिया है बेटा? नहीं नोट कर लिया है? नोट कर लो। ये 21 होमवर्क में एक बार ट्राई करेंगे। वहां डुप्लीकेट है, बस स्क्वायरिंग का, यहां सब डुप्लीकेट था तो रूट लिया, वहां है डुप्लीकेट तो क्या कर देंगे? स्क्वायर है, वहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन सॉल्व करोगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा। ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर 21 आपका होमवर्क है, पर मेरी तरफ से वो रिमेंबर वाला है। नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक करेंगे, आज हम यही खत्म करेंगे बस सिर्फ। ठीक है, प्रोपोर्शन। नोट हो गया सभी का? ठीक, चलिए 21 आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, 2s अपॉन में 3t इक्वल्स टू 2s माइनस p अपॉन में 3t माइनस p। इनके क्या होंगे? डुप्लीकेट बोला तो क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। डुप्लीकेट बोला तो स्क्वायर लेंगे, बस इनके होल स्क्वायर खोलो, फिर सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, और एंड में कुछ एक वैल्यू मिल जाएगी। 23 पर आइए जी। देखो 23 में क्वेश्चन में क्या कहा? 23 द नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो। इस रेशियो से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें कि हमें रेशियो रिड्यूस क्या हो जाए? रेशियो ये मिल जाए। अब वो नंबर पूछा है, या तो लेट करो, या लेट की बजाय हम क्या कर देंगे? ऑप्शन से मान लो मैंने कह दिया ऑप्शन ए 15 सब्सट्रैक्ट करें। अब बताओ 19 माइनस 15 कितना होगा? 4। और 31 माइनस 15 16। 4:16 का रेशियो क्या 1:4 होता है? आगे क्या चाहिए था और हमें? यही तो करना था। अब एग्जाम में सब्सट्रैक्ट बोला है, यहां तो हो सकता है आपकी बार बोल दे ऐड, तो सब्सट्रैक्ट की बजाय हम ऐड नहीं कर सकते भाई? जो ऑप्शन से नंबर लेंगे ऐड कर देंगे। नहीं समझ आया 23? तो अगर हम पहला ऑप्शन ए को ही करेक्ट मान ले 15 को, तो कह रहा है कि 19:31, इससे 15 माइनस किया, और यहां से भी 15, 4, और ये कितना बचा? 16। क्या इनका रेशियो 1:4 मिला? मिल गया तो सारी कंडीशन वेरीफाई तो हो गई, आंसर है।
अब ऐड की सब्सट्रैक्ट की बजाय क्या दे सकता है, हो सकता है ऐड कर दे, या कह दे कि कौन सा एंटीसीडेंट से सब्सट्रैक्ट करे और कौन सा कॉन्सिक्वेंट में ऐड करे। मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहता है तो 2 नंबर दिए होंगे ना उसने ऑप्शन में ओब्ली, तो आप एंटीसीडेंट ऐड करने वाले को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करने वाले को और वेरीफाई करो। यही चेंज करता है बेटा कॉन्सेप्ट, यही समझने वाला। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन किया सब में जो बोल रहा है वही हम करते जाएंगे, और उससे आंसर अगर मैच हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। क्या समझ आ गई ये बात? चलो नेक्स्ट करें 24। इसमें नोट करना है कुछ, 23 में हो गया ना, 24 पर आइए। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, आप चाहें तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए 25 है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन, दोनों ही आ रखे, पर ये ज्यादा बार है। क्या कहा है, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:2। अर्निंग किस रेशियो में, 4:5, और एक्सपेंसेस किस रेशियो में, 7:, लेकिन और सेविंग किस रेशियो में, रेशियो है क्वांटिटी है, अर्निंग का रेशियो है, एक्सपेंसेस का रेशियो है, बट सेविंग किस में दी उसने, क्वांटिटी में, डिफरेंस है। देन देयर अर्निंग, पूछी क्या है, पूछी क्या उनकी डेली। अब जब अर्निंग पूछे तो ऑप्शन पर अर्निंग ही दी हुई होगी, एक्सपेंसिव दे सकता है भाई, जो पूछा है वही देगा ना। अब बताओ ऑप्शन ए, अर्निंग का रेशियो कितना है, क्या इससे 4:5 मिल रहा है, पहली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। बट दूसरी क्या कह रही है कि खर्चा करने के बाद 50 रुपए बचने भी चाहिए, 40 रुपए कमाए, कुछ खर्चा भी कर दिया और 50 रुपए बच गए। क्या ऐसा फंडा मिल जाए, सीए करने की जरूरत है, 40 कमाओ, खर्चा करो और 50, ऐसे सपने बेच रहे हैं वैसे लोग, ठीक है यार। हम भी यूट्यूब पे डालेंगे, वो लोग भी यूट्यूब पर ही हैं आजकल, आते हैं ना वो बिजनेस कोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो थोड़े अलग हैं, जो दूसरे हैं कुछ, जो बिजनेस करना सिखा रहे हैं, आपको बिजनेस आइडिया जनरेट करना सिखा रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, इस दुनिया में या तो कोई संत है वो, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर कोई फंडा मुझे पता चल जाए पैसे बनाने का, या तो मैं संत हूं कि सबको बता दूंगा, और मैं फिर से बता दूं, जिस दिन वो फंडा सबको पता चल गया, लोगों का पैसा बनना, सबको जो चीज पता चले, आप देखते हो ना क्रिकेट में भी देखते हो, नया नया कोई बॉलर आता है जिसके एक्शन का कोई पता नहीं होता है कि इन स्विंगर कैसे डालेगा, आउट स्विंगर कैसे डालेगा, तो पहले 2-3-4 मैच में वो अच्छे विकेट, और बाद में लोग उसको उठा उठा के मार रहे होते हैं। रीजन, बाद में उसका एक्शन सब कुछ लोग वीडियो पॉज कर करके देखते हैं, अच्छा ऐसे उंगली घुमाएगा अंदर आएगी, ऐसे करेगा तो, पर शुरू में पता ही नहीं होता है। नहीं समझ आ रही है? तो अगर कोई चीज सबको पता है, क्या उसमें पैसा बनने के चांसेस हैं? बहुत रेयर है, बहुत रेयर। किसी को ब्रह्मा विष्णु वही थी, आप ऊपर से आशीर्वाद देके बैठे हो ना, जा बेटा तथास्तु, जो तू करेगा वही होगा, अलग बात। तो कोई फंडा पैसा बनाने का बताए, और सबसे बड़ी बात है, मुझे वैसे प्रॉब्लम नहीं कुछ भी कि वो ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप दूसरा तरीके से बोलो ना, कि हम आइडिया जनरेट करना सिखा रहे हैं, हम कोई आइडिया नहीं दे रहे हैं। बट जैसे हम सीए कोर्स में हम सीधा कहते हैं, सीए सिर्फ कर लेने से आप पैसा कमा सकते हो क्या? आपको प्रैक्टिकली आपका ब्रेन ओपन हो गया, अच्छा यार कंपनी लॉ भी है, अच्छा अकाउंट्स भी, अच्छा जीएसटी भी है, आपको 8-10 पेपर आप पढ़ रहे होते हो पूरे सीए की जर्नी में, कम से कम 8-10 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो यार, कोई एक सब्जेक्ट तो अच्छा सा लगेगा ना कि यार ये तो मजा आ रहा है इसमें। नहीं समझ आ रही है भाई, सीए बनने के बाद भी तो लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई इनकम टैक्स का करता है, कोई जीएसटी का करता है, कोई कंपनीज एक्ट का करता है, कोई फेमा का करता है, अलग अलग काम करते हैं ना। तो आपको सारे रास्ते दे दिए, अब आपको देखना कि किसमें आपका इंटरेस्ट लाए कर गए। हम ये कह रहे हैं कि सीए बनने के बाद पैसा कमाओगे, या मैं कह रहा हूं कि आपको रास्ते मिलते हैं वहां से, आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि अब मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, ठीक है। पर ये बिजनेस कोच ऐसा नहीं बोल, कहते हम आपको पैसा बनाना सिखाएंगे। भाई खुद बना लो, फिर फीस क्यों ले रहे हो?
उस कोर्स की फीस क्यों ले रहे हो? उसका भी बड़ा अच्छा एक्सक्यूज होता है इनके पास में, भाई फ्री की वैल्यू नहीं होती इसलिए हम फीस, इनका जो कहते हैं ना रीजनिंग बहुत जबरदस्त होती है, नो डाउट। मैं तो अलाउड इधर पढ़ाए तो बच्चे 20 में से 21 स्कोर करके आए। चलो बहुत सारा एडिट कराना पड़ेगा यूट्यूब पे जाने से पहले, इसमें पता नहीं होता यार कौन नोटिस डाल दे इधर प्याज की रेट में, कहते हैं अच्छा तुम अपना बिजनेस चला रहे हो हमारा बंद कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, हम ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं करते हमसे पढ़ोगे तो पास ही हो जाओगे बेटा, हम सिर्फ अगर मैं ये बोलूं कि मुझसे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये गलत है, एकदम गलत है, और ऐसा हम कोई क्लेम करते भी नहीं है। हमारा काम है टू गिव यू बेस्ट नॉलेज। अभी मैंने बोला बहुत सारे तरीके होते हैं, टू माई बेस्ट नॉलेज मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूं, हो सकता है वो आपको आसान ना लगे, मे बी किसी किसी बच्चे को कहता है सर मैं ऐसे नगर कैसे कर लूं, जैसे बाद में डिस्कस करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं बेटा अगर तुझे इसमें कंफर्ट है तो ये कर ले, जैसे उसने कहा सर मैं ऐसे कर लूं, मैंने कहा यस कर लो, ऐसा थोड़ी कि मेरा ही तरीका ठीक है, चाहे जो मेथड हो एक तो करेक्ट हो, उसकी रीजनिंग हो। कई बार बच्चा ऐसे ऐसे मेथड बता दे इसका जो सिर नहीं है पैर नहीं है, मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि मुझे तो पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो सर आंसर तो आ ही रहा है ना, मैं कहा इस क्वेश्चन में इसका आंसर आ रहा, किसी दूसरे क्वेश्चन पे लगाओ इस डेटा फंडे को, उधर आ नहीं रहा है, तो मतलब ये मेथड, भाई आंसर का मेथड का मतलब क्या, कहीं भी लगे उस टाइप के डेटा पर तो सब जगह आंसर मिलना चाहिए ना, तो उसको मैं भी डिनाई कर देता हूं। चलो अर्निंग पूछिए, तो पहला फंडा तो गड़बड़, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, इसमें तो अर्निंग का रेशियो 4:5 मिला ही नहीं, ये ऑप्शन तो अपने आप में अरे रिजेक्ट होगा या नहीं। तीसरा, क्या 4:5 मिल रहा है? यस सर, अब मैं लिख के भी समझा देता हूं। सी 400 500 ये आपकी क्या हो गई अर्निंग्स, और इसका रेशियो कितना था 4:2 जो मैच हो रहा है। अब मुझे बताओ अर्निंग से रेशियो किसका गिवन है मुझे, एक्सपेंसेस का, और अर्निंग जानते हो ये भी रुपीज में और ये भी किसमें, क्वांटिटी से, मैं क्वांटिटी माइनस करता हूं ना, ये रेशियो भी कर सकता हूं, क्वांटिटी माइनस करते हैं, और क्वांटिटी किसकी गिवन थी मुझे, सेविंग्स की, कितनी, ये भी 50 रुपया बचाता है और ये भी, अब बताओ उसके बाद बच कितना रहा है, लेस 350 और ये साढ़े, तो ये क्या बचा होगा, खर्चा ना, क्या इसका रेशियो 7:450, क्या 7:9 है, 5 7 जा 5 9 जा, हमारी कंडीशन वेरीफाई हो गई या नहीं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 बार आ चुका है। अब क्या करेगा इसमें, अब अगर वो अर्निंग की जगह मान लो आपसे एक्सपेंसेस पूछ ले, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहां क्या लिख देगा, अर्निंग की वजह क्या लिख देगा वो, तब क्वेश्चन कैसे करते बताओ, तो ऑप्शन में भी क्या गिवन होंगे, अब एक्सपेंसेस में सेविंग को हमें क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस, अर्निंग पे जाने के लिए सोचो ना, खर्चे में सेविंग को क्या करें कि अर्निंग मिल जाए, प्लस करेंगे, तो फिर हम क्या कर रहे होते, यहां अर्निंग लिखा होता, पहले उसका रेशियो मैच कराते, उसमें सेविंग को क्या कर देते, लेस की जगह ऐड, और फिर हमें क्या मिलता, अर्निंग, और उसका रेशियो हम उसमें जाकर के मैच करा लेते। क्या ये बात समझ आ गई या नहीं। तो अब जब पूछेगा इस तरीके से पूछेगा, वो अर्निंग की जगह एक ही वर्ड लिख देगा एक्सपेंसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस। क्या समझ आ गया या नहीं, नोट कर लो, और जहां ये बुक में है इसको अंडरलाइन करके उसकी जगह क्या लिख दोगे, एक्सपेंसेस। दोनों तरीके समझ आ गए, और यही वो चेंज करता है बेटा एग्जाम में। ये तो मैंने लिख के समझाया, लिखने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, डायरेक्ट भी वेरीफाई कर सकते हो, डायरेक्ट वेरीफाई कर लोगे, बस समझने के लिए लिखना जरूरी है। हाँ जी, हो गया नोट। पेपर तो आप लोग भी देख चुके होंगे इस बार वाला, अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं देखा है, देख लिया ना इस बार, तुमने पेपर दिया क्या इस बार, अच्छा पेपर देख लिया ना, वो टेलीग्राम पे डाल दिया कुछ लोगों ने, हमने ही नहीं डाला है। अब गूगल में आजकल सर्च करो, एक इंस्टीट्यूट है CA
पता नहीं कुछ, मुझे जो एक बच्चे ने मुझे उसकी पीडीएफ भेजी है, थोड़ा सा ब्लर है बस वो, और जिस बच्चे ने उसको टिक किया, कई क्वेश्चन गलत किए उसने मैं चेक कर रहा था उसमें, तो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नहीं कराए क्लास में। 98 क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। और मैं जो दावा करता हूं, मैं कभी भी हमेशा कहता हूं 60 to 70 क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस किए मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूं 25 से 30 क्वेश्चन का स्कोप है कि वो हम शायद डिस्कशन, कॉन्सेप्ट 100% होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा 100%, बट मे बी क्वेश्चन वो डिस्कशन आगे हो। लेकिन इस बार तो बहुत आसान पेपर दिया है, 98 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप कोई बच्चा कह सकता है सर उसमें डेटा चेंज कर दिया, ये क्या है, उसको भी हटा दो तो 80 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लास में बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, और वो हर बार, इस बार नहीं, हर बार ऐसा ही पेपर देता है। ठीक है, डिफिकल्टी कुछ नहीं होती है बेटा, डिफिकल्टी एक होती है पेपर में कि आपने 4-5 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपका टाइम जाने वाला है। जो बच्चा स्मार्ट है, जिसको हम बार बार कहते हैं, मैं हर क्वेश्चन पे बताता हूं भाई अगर ये क्वेश्चन में टाइम आपको ज्यादा लगने वाला है तो आप छोड़ के आगे बढ़ो ना यार। आप किसी क्वेश्चन में इनिशियली 4 मिनट 3 मिनट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। मतलब बाद में ऐसे क्वेश्चन थ्योरी के दिए थे 10-10 सेकंड के क्वेश्चन थे और आप वहां पहुंचे ही नहीं, आपका नुकसान हो गया ना। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि विद इन 1.5 मिनट तक के क्वेश्चन जो भी हैं आप वहां तक के क्वेश्चन करते जाओगे। पहले एक बार पेपर के थ्रू तो हो। और जो बच्चे मैं सोचता हूँ बिलो 40 या 45 स्कोर करते हैं वो यही होते हैं, वो क्वेश्चन पे स्टिक हो जाते हैं, ये भी आता है ये भी आता है, हर एक क्वेश्चन पे लगे हिट एंड ट्रायल करने में, वो पढ़ ही नहीं पाते हैं पूरा क्वेश्चन। किसी भी ईयर का पेपर आप उठा के देख लेना, किसी भी ईयर का 60-70 क्वेश्चन इतने लड्डू आते हैं जो क्लास में आपको एक बार नहीं कम से कम 10-10 बार बताए गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है ऐसे बच्चे एग्जाम में जाकर के फंस जाते हैं। अब एक बच्चे ने कल मुझे मैसेज किया, सर आई हैव अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस, इन 42 आई एम 100% श्योर, पर सर मैंने बाद में 8 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए। अब बताओ इसको ये 8 क्वेश्चन करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? अगर आपके 42 क्वेश्चन करेक्ट है और 100% श्योर और डबल चेक करके कर रहे हो, आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहां तो अगर 42 का मतलब कितना है 40, कोई कम नहीं कर सकता उसमें से एक भी मार्क्स आपका। पर इसको लगा मतलब इसका मतलब ये 100% श्योर नहीं है 42 में, नहीं समझ रहे हो, तभी इसने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में गई ना। अगर आप 42 में श्योर हो तो 42 में 42 ही मार्क्स आने वाले हैं। हर बार कई बच्चे होते हैं, मैं कहता हूं जब भी आपके 40 प्लस 100% श्योर के साथ क्वेश्चन हो गया, आप एक भी क्वेश्चन में गैस मत करो। गैस वक्त तो उसको करना चाहिए, सब कुछ कर लिया 35 से ज्यादा हो ही नहीं रहे, वो फेल तो हो, उससे बेटर है उसको अटेम्प्ट करो। जिनमें लग रहा है सही, सारे नहीं, जिसमें लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है वो अटेम्प्ट करना, जाने 5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। लेकिन जिसके कुछ श्योरिटी के साथ 40 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। उसका ये मैसेज था, सर आई हैव कमिटेड सीरियस मिस्टेक, और आपने कई बार बोला था क्लास में कि ऐसा नहीं करना है, पर कह रही सर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने 8 क्वेश्चन और कर दिए, पर मैंने ब्लाइंड गैस नहीं किया। मैं कहा छोड़ कोई बात नहीं, फिर अभी 45 प्लस आ जाएंगे, और ब्लाइंड गैस उसने नहीं किया है, मतलब तो उसका रेशियो 8 क्वेश्चन में से ये मान के चलो 5 क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे। पर हुआ क्या, उसका मतलब 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़े ना, और आपने अपनी टेंशन ले ली। मैं कहा कोई नहीं, तेरा फिर भी 43-44 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आराम से। इको के लिए वो तैयारी नहीं करी थी, मैं पास हो जाएगी इसमें, ऐसा ना हो मैथ्स में पास ही हो तो इको का पेपर नहीं देगी तो फेल हो जाएगी डेफिनेटली। तब उसको कन्विंस किया है। और ये हम हर बार बताते हैं कि जब 40 प्लस, और आप आज ही डे 1 अगर आप सोच लो सर 50 लाने, तो ये अर्जुन नहीं हो कि सीधा 50 पे निशाना लगने वाला है। आपकी प्रिपरेशन हमेशा कम से कम 60 to 70 मार्क्स की होनी चाहिए, उतनी मेहनत। ऐसा नहीं सिर्फ सोच लेना है, सोचने को तो 90 सोचो, 90 को तो ना, सोचने में तो 100 सोचो, कौन से टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। बट आपकी अप्रोच, आपकी मेहनत उस हिसाब से होनी चाहिए 60 to 70 एटलीस्ट। एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, और जिसको रैंक लानी है उसका टारगेट तो डे 1 ही 90 प्लस होना चाहिए, 100 तो नहीं, क्योंकि ओवर प्रेशर हो जाओगे आप। 90 प्लस में आप पॉजिटिव साइड जाते हो, 90 प्लस इंक्लूड 100 ना, और आपने 100 सोच लिया और 2 क्वेश्चन शुरुआत में नहीं आए, होपलेस हो जाओगे तुम। उल्टा है, मार्क्स और कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए।
25। देखो जरा क्या कह रहा है, रेशियो बिटवीन द स्पीड, सॉरी रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन कितना है, 7:, स्पीड का रेशियो, और वो कह रहा है सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बताओ। अब जानते हो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये वाली ट्रेन देखें सेकंड वाली 400 किलोमीटर कितने में जाती है, 5 घंटे, तो यानी इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। सो 8 से 80 जाने के लिए क्या किया होगा आपने, 10 से मल्टीप्लाई, या मैंने दूसरा तरीका बताया था 80 डिवाइड 8 इंटू 7, पर सीधे सीधे समझना तो सीधा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां अभी स्पीड का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में प्रॉफिट लॉस ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे कि इस पर प्रॉफिट इतना होता है, इतने कॉस्ट पर प्रॉफिट इतना होता है, ऐसा कुछ मालूम बोल दे, तो बताओ इस पे कितना प्रॉफिट होगा। तो सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं इजिली या नहीं, तो वहां चेंज कर सकता है कुछ भी कहानी, जरूरी नहीं कि स्पीड का क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कहीं पर? तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से अभी भी मैं फिर से बता दूं, कुछ क्वेश्चंस इसके रहते हैं, ऐसा मत सुनो ना रेशियो कंप्लीट हो गया है, रेशियो के अभी भी कुछ क्वेश्चंस जब मैं आईजीपी की बुक से कराऊंगा तो एडिशनल क्वेश्चन और कराऊंगा मैं कुछ। ठीक है, वो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन सभी बचते हैं, कई बार अलजेब्रा को हम नंबर्स में चेंज करेंगे, वो क्वेश्चन भी अभी बचते हैं, बुक में नहीं दिए इसलिए मैं अभी छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक करेंगे प्रपोर्शन। चलिए थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर कर दो जी।